नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। लश्कर तैयबा का एक कमांडर अबू सैफुल्लाह मारा गया है। उसे कराची में कोई अननोन गनमैनों ने आकर उसकी हत्या कर दी है। ये अभी का एक डेवलपमेंट है। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि जो भारत का प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जाकर, सांसदों का प्रतिनिधिमंडल की बात कर रहा हूँ मैं, जो अलग अलग देशों में जाकर भारत का अपना पक्ष रखेंगे आतंकवाद को लेकर और पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से अपनी लॉबी तैयार करेंगे। यानी पाकिस्तान किस तरह भारत में आतंकी फैला रहा है, भेज रहा है और आतंक फैलाया हुआ है, इसकी जानकारी दुनिया के अलग अलग देशों को देंगे। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के जो अननोन गनमैन है, भारत के नहीं है, अननोन गनमैन जो भारत के फेवर करते हैं, भारत के समर्थक हैं ये लोग, और भारत के दुश्मनों को दुनिया के अलग अलग देशों में टारगेट करके उनकी हत्या करते हैं, उनको एक तरह से साइड कर देते हैं। उसी में से कुछ गनमैन फिर से एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने लश्कर तैयबा के कमांडर अबू सैफुल्लाह को मार दिया है। अबू सैफुल्लाह जो है वो कई भारत में आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार था, जिसमें 2001 में सीआरपीएफ कैंप हमला हुआ था, आरएसएस के मुख्यालय पे हमला हुआ था, वहीं कई तरह के इसने घटनाओं में और ये शामिल था और आज उसका चैप्टर क्लोज हो गया है। अब दूसरी बात करते हैं कि जब हमारे जो प्रतिनिधिमंडल, जिसमें शशि थरूर हैं और रविशंकर प्रसाद हैं और ओवैसी हैं, ये लोग दुनिया के अलग अलग देशों में जाएंगे और अब भारत की बात रखेंगे, खासतौर पर आतंकवाद को लेकर। अब भारत सरकार ने जब ये काम शुरू किया है तो भारत सरकार के पीछे कुछ जरूर ही इसकी एक कारण होगा और इसका कूटनीतिक लाभ कितना मिलेगा ये तो समय की बात होगी और भारत सरकार कुछ सोची समझ के इस तरह का निर्णय लिया होगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इससे कुछ खास लाभ नहीं मिलेगा। दुनिया के सामने जाकर रोने से कोई फायदा नहीं है। दुनिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम करती है। आतंकवाद का परिभाषा ही दुनिया के लिए अजीब सा है, यानी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, यानी अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद में दुनिया बटी हुई है पूरी दुनिया। अब ये कैसे है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे और अभी हाल फिलहाल में जो सीरिया में आपने जो देखा, सीरिया में डोनाल्ड ट्रंप ने एक खूंखार आतंकी को उसे हाथ मिलाया। दुनिया ने उसके खिलाफ बहुत बहुत कुछ बातें कही थी, लेकिन वो सारा बातें एकाएक क्लोज हो गया और वो आतंकी जो है वो एक तरह से मान्यता मिल गया उसको कि वो राष्ट्रपति है। अब ये कहना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मनों को उसने अपने रास्ते से हटा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अबू जुलानी का, जिससे अभी हाल फिलहाल में कतर में जब और सऊदी अरेबिया के जो विजिट हुई थी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप से उसकी मुलाकात हुई थी और वो अब एक तरह से दूध का धुला हो गया है। अब जरा सोचिए कि उसी कतर के पास जाकर अगर भारत अपना रोना रोएगा, अपनी डेलीगेशन के पास जाकर को भेजेगा, तो वो कितना सुनेंगे भारत की बातें। देखिए, एक चीज बता रहा हूं आपको, जितने गल्फ देश हैं अक्सर कहा जाता है कि भारत के मित्र हैं। तो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में या पूरी दुनिया की राजनीति की बात किया जाए तो उसमें कोई भी मित्र नहीं होता और शत्रु भी नहीं होता है, सब अपने स्वार्थ से जुड़े होते हैं। आज भारत को खाड़ी देश इसलिए पसंद करता है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़े ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट को निर्यात करता है, आयात करता है, यानी उन देशों से मंगाता है। और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट आमतौर पे गोल्फ में ही होते हैं, यानी खाड़ी देशों में होते हैं, और इसलिए खाड़ी देश भारत को अपना प्रिय मानता है क्योंकि भारत उनका एक बहुत बड़ा खरीदार है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। यानी जैसे जैसे भारत में वैकल्पिक ऊर्जाओं पर भारत काम करेगा, खासतौर पर सोलर एनर्जी, पन बिजली, गार्बेज एनर्जी, विंड एनर्जी, एटमिक एनर्जी, इस पर जैसे जैसे काम बढ़ते जाएगा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का डिमांड कम होते जाएगी, वैसे वैसे ये देश भारत के साथ अपनी रुख को थोड़ा कड़ा करते जाएंगे। ये आने वाले समय में आप देखते जाइएगा। यानी ये सभी देश भारत से
बस अपने स्वार्थों के लिए जुड़े हुए हैं। इनके अंदर मुस्लिम उम्मा है, ये पाकिस्तान को आने वाले समय में अपने कंधे पर बैठा के घुमाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि भारत जिस तरह आर्थिक रूप से उभरती एक शक्ति बनते जा रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों में इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं और इसके लेकर रणनीति भी बन रही है। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे बाजार भारत का इकोनॉमी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है दुनिया के किसी न किसी देश के बाजार को अपना पैठ बनाते जाएगा, और जब जिसका पैठ बनाएगा तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के पहले से बना बनाया पैठ को वो हटाएगा। अब जो देश का बाजार से उसकी दुकानदारी कम होगी वहां से वो भारत का दुश्मनी करेगा, यानी भारत के खिलाफ बोलेगा। ये होने वाला है, इससे डेलीगेशन भेजने उजने से कुछ नहीं होने वाला है। बस अपने एक तरह से आक्रामक विदेश नीति को बनाए रखना है। क्योंकि शुरू में एक दुनिया की कहावत है ये कि जब आप तरक्की करते हैं तो दुनिया आपकी आलोचना करती है, और एक ऐसा एक्सट्रीम लेवल आता है कि जब दुनिया आपका समर्थक और पिछलग्गू बनना शुरू कर जाती है। तो भारत अभी उस दौर में है जब दुनिया उसकी आलोचना कर रही है। अब आप देख ही रहे होंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ था तो उस दरमियान कोई भी देश, एक भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ था, सिर्फ दो देशों के अलावा। एक देश था जो इजराइल और दूसरा था अफगानिस्तान, यानी तालिबान सरकार। अब बड़े मजे की बात है कि दोनों देश जो भारत का समर्थन किए थे, पूरी दुनिया में उनका कोई समर्थक नहीं है। अफगानिस्तान तो खुद ही दुनिया में अपने समर्थकों को खोज रहा है ताकि उसको कोई मान्यता दे दे, यानी तालिबान सरकार की बात कर रहा हूं मैं, और उसको वहां पर वो सरकार बन जाए, यानी एक तरह से वैध सरकार हो जाए। अभी तक उसको दुनिया के किसी देश ने मान्यता नहीं दिया है। रही बात इजराइल की, तो आप खुद ही जानते हैं कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में या गल्फ में उस अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में इजराइल की कैसी वैल्यू है। तो इजराइल खुद अपनी मान्यता के लिए भारत पर डिपेंडेंट है। अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो खुद भारत की तरफ देख रहे हैं कि हमें मान्यता दिलाकर भारत मदद करे। तो ऐसे में इनका भारत का समर्थन देना कोई ज़्यादा उपयोगी नहीं है। और रही बात रूस की, तो आपको पता होगा कि रूस भारत हथियारों को बेचने के मामले में रूस से ही आगे निकल गया था। पिछले महीने की बात है, जब क्योंकि यूक्रेन वॉर के दौरान रूस का प्रोडक्शन अपना कम पड़ गया है, और चूंकि भारत रूसी वाले टेक्नोलॉजी भारत के पास है, इसलिए भारत ने कुछ हथियार बनाए थे और दुनिया के अलग अलग देशों में बेचे थे, इसलिए रूस का एक्सपोर्ट से ज़्यादा भारत का एक्सपोर्ट हो गया था। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि रूस भी भारत से तभी तक चिपका हुआ था जब तक उस भारत एक बहुत बड़ा उसका हथियारों का मार्केट था, यानी भारत उससे हथियार खरीदता था। वैसे रूस की हथियार अभी पाकिस्तान के में ये बात साबित हो गया है कि मिराज ने बहुत, ये सुखोई 30 ने बहुत अच्छा काम किया था, और उनका एक इस लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था। जहाँ तक राफेल की बात है तो राफेल विवादास्पद हो चुका है कि कुछ लोग कहते हैं, अभी फ्रांस के प्रमुख अखबार ने इस बात को छापा था कि राफेल जो था, एक राफेल भारत का पाकिस्तान के ने चीनी जहाज की मदद से, जो उनका J-10C है उसकी मदद से गिरा दिया था। जो भी है इसकी वजह से राफेल गिरा है या नहीं गिरा है, भारत सरकार ने अभी कुछ साफ नहीं बोला है। लेकिन ये बात है कि राफेल जो कंपनी बनाती है उसके शेयर में गिरावट आई है। ठीक उसी तरह चीन के जो दूसरी कंपनियां अलग अलग सोर्सेस हैं, चीन की आलोचना कर रहे हैं कि राफेल ने कई चीनी जहाज़ों को J-10C को गिरा दिया था। खैर जो भी है, सच्चाई मुझे भी नहीं पता है इसके बारे में। न्यूज में ऐसा आ रहा था कि उनके माने चीनी जहाज की जो कंपनियां बनाती उनके भी शेयर डाउन हुए थे। तो देखिए, ऐसा भी है कि हर देश के अखबार और मीडिया में दूसरे देशों का अपना एक घुसपैठ होता है, मीडिया में घुसपैठ होता है। वो लोग पैसा खिलाकर उस मीडिया को अपने हिसाब से चलाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीनी कंपनियां भी जो फ्रांस की जो मीडिया है उसमें पैसा खिलाती होंगी, उसकी वजह से भी उसने इस तरह का न्यूज़ चलाया होगा। ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि राफेल वाली कंपनियां ही ने चीनी, खैर चीन में तो ऐसा नहीं है, चीन में तो न्यूज़ को बहुत सेंसर करके दिखाया जाता है। लेकिन ये इतना तय है कि दुनिया के हर न्यूज़ चैनल्स में अपने देश के लोग पैसा खिलाते रहते हैं और उसका
चलता रहता है, वो एक अलग खेल है। इसलिए कोई भी न्यूज कितना साफ गोई है, कितना साफ सुथरा है, इस पर कहना थोड़ा मुश्किल है। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो भारत डेलीगेशन जो भेज रहा है, ऐसे डेलीगेशन भारत भेज रहा है अपना पक्ष रखने के लिए, अपना पक्ष रखना भी चाहिए, लेकिन इससे जो उम्मीद की जाएगी कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी इसमें योगदान, बहुत चेंजिंग है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देश पाकिस्तान को आतंकी या उनके संगठनों को आतंकी तभी मानेंगे जब उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वो फिट बैठेगा। अगर उनके इंटरेस्ट के हिसाब से फिट नहीं होगा, भारत कितना भी नाक रगड़ ले, ये देश उसको आतंकी मानने वाले नहीं हैं। ये कहीं भी जाए, दुनिया के कोई भी देश में घूम जाए, लेकिन कोई मानने वाला नहीं। ये सच्चाई है। इस बात को भारत जितना जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर है। और थोड़ा आक्रामक विदेश नीति होनी भी चाहिए। यानी ऐसा भी नहीं कि जिस तरह भारत ने अमेरिका के पीछे अपना एकदम ऋण विहीन की तरह झुकते जा रहा है, ये एक तरह से भारत का को किरकिरी ही करा रहा है। अमेरिका हमारा एक बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि अमेरिका की कंपनियों को भी भारत में बहुत अच्छा खासा लाभ कमाने का मौका मिलता है, और भारत भी अपना प्रोडक्ट बनाकर अमेरिकी बाजारों में बेचता है, जिससे भारत को भी फायदा होता है। यानी दोनों को इससे लाभ है। इसमें कोई अकेला भारत को लाभ नहीं है। लेकिन जिस तरह अमेरिका ट्रीट कर रहा है, जिस तरह अमेरिका जो व्यवहार कर रहा है, इससे लगता है कि अमेरिका एक तरह से भारत को समझ गया है कि ये हमारा पिछलग्गू है और डरपोक देश है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 5% अलग से एक नया टैक्स लगाने की बात की है। जो लोग, भारत के लोग वहाँ पर काम करते हैं, वो अगर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अगर भारत भेजते हैं तो उस पैसे पर वो 5% टैक्स वसूलेंगे। जबकि जो लोग काम करते हैं वहाँ अलग से उनका टैक्स देते हैं वो, यानी जो इनकम टैक्स होता है, जो भी उनका देश का टैक्स है, वो टैक्स पे करने के बाद जो पैसा बचता है वो अपने देश अगर भेजना चाहते हैं तो उस पैसे पर 5% ये टैक्स वसूलेंगे। ऐसा एक नया नियम आया हुआ है। यानी इस जहाँ काम करने वाले लोगों को परेशानियां बढ़ने वाली। यानी डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से देखा जाए तो भारत के ऊपर नया नया तरीके से वो भारत को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत सरकार जिस तरह झुकती हुई जा रही है, बार बार कभी पीयूष गोयल जा रहे हैं। हमें चीन से समझना चाहिए, हमें चीन को देखना चाहिए। चीन अपना अड़ गया तो वो भी झुक गए, डोनाल्ड ट्रंप भी झुक गए। और दूसरी बात छोड़िए ना, अफगानी जैसे भी हैं, लेकिन उनके अंदर खुददारी है, गरीबी है, भुखमरी है, लेकिन फिर भी वो अमेरिका के आगे झुकते नहीं हैं। तो जो लोग, वो गाना भी था ना कि झुकती है दुनिया झुकाने वाली चाहिए, तो वही वाली बात है कि भारत जिस तरह झुकते जा रहा है। अक्सर आपने दुकानों पर देखा और कुछ बनिए लोग होते हैं, नमस्ते सर, ये वो। लेकिन इससे क्या होता है? उससे आपका वो लोग समझते हैं कस्टमर खुश हो जाए। कस्टमर कभी खुश नहीं होता है। कस्टमर तभी खुश होता है जब उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाली उसकी क्वालिटी या जो उसको चाहिए प्रोडक्ट के प्रति अगर संतुष्टि हो तो सामान खरीदता है। ये एक सच्चाई है। लेकिन जिस तरह भारत ऋण विहीन की तरह अमेरिका के सामने झुकते जा रहा है, ये कमजोर विदेश नीति की पहचान है। आज सबने देख लिया कि भारत के साथ एक लोग खड़े नहीं मिले। मीडिया तो बहुत दावा करती थी कि भारत का डंका चारों दुनिया में बज रहा है। डंका नहीं बज रहा था, भारत को एक बाजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत से उनकी आर्थिक हित जुड़ी है, भारत का अपना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ, इसलिए भारत को तारीफ कर रहे थे। बाकी जब जरूरत पड़ी भारत की उनकी मदद के लिए, चाहे क्वाड हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की बात कर रहा हूं मैं, ये लोग भी एक सब ने, आखिर ये कब काम आता है? भारत में अगर मुसीबत हुई तो ये इनकी शक्तियां भारत के लिए कब मदद करेंगी? जब इनके ऊपर कोई आफत पड़े तब भारत उनकी मदद करने के लिए जाए। लेकिन जब भारत के ऊपर मदद करे तो ये लोग मदद नहीं करेंगे। ऐसे संगठन में भारत को रहने से क्या फायदा है? देखा जाए तो भारत करीब 1 दर्जन कंपनियों से अपना गठबंधन बना के बैठा हुआ है। 1 दर्जन कंपनी मैंने बोल दिया, संगठनों से 1 दर्जन संगठनों से भारत अपना संबंध बना के रखा हुआ है, कोई ना कोई मेंबर से। लेकिन कौन सा काम है? G20 हुआ, ब्रिक्स हुआ, क्वाड हुआ, पता नहीं कौन कौन सा, बहुत सारे लोग, लेकिन कोई भी काम नहीं है। यानी सब लोग ये चाहते हैं कि भारत हमारी मदद करे, लेकिन हम जरूरत तो भारत की मदद नहीं करेंगे। तो ये ड्रामा चल रहा है। और देखिए, भारत सरकार मेरे से ज़्यादा विद्वान बैठे हुए हैं विदेश मंत्रालय में, और वो लोग अपना निर्णय ले रहे होंगे। मेरी अपनी राय थी, इसलिए मैंने अपना राय रख दिया। आगे जैसा हो, आपको अब ठीक लगे तो अपना कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।